Assalamu alaikum dear students. Welcome to today's lecture of Python variables. In today's session we are going to explore all about Python variables because these are one of the most important part of computer programming and they help us to store and manipulate or process data in different forms in different ways. In today's session, we are going to discuss all about Python variables that what are actually Python variables, how they can be declared, their rules, how they can be accessed and processed, and how the improper use of variable can create different type of bugs. Then we will discuss about the logical and syntax bugs and dry running, how to perform the dry running, and at the end we also consider two examples. One is of lab activity of your book and the other is of about logical errors. So let's start the lecture. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसके अंदर हम अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और वो डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस के दौरान अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली जिस तरह आपको यहाँ डायग्राम नज़र आ रही होगी कि वेरिएबल जस्ट एक नाम होता है जो हम अपनी मेमोरी लोकेशन को देते हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होता है, तो हम एक मेमोरी लोकेशन रिज़र्व कर लेते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे देते हैं एंड देन उसके अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं वो हम स्टोर करा सकते हैं। बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, हम कैलकुलेशंस को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं एंड देन जहाँ यूज़ करना होता है, अगर आउटपुट कराना है या प्रोसेस कराना है या आगे किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आगे किसी स्टेप पे हमें उसको यूज़ करना है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसा कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, हमने एरिया कैलकुलेट किया और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बेसिकली आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है और उसका जो आंसर आएगा वो हम एरिया के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन हम उसे प्रिंट करा देंगे। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल नज़र आ रही है कि हमने नम इक्वल्स टू 5 किया, यानी 5 की वैल्यू हमने बेसिकली असाइन कर दी नम के अंदर। तो नम हमारा वेरिएबल है, इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और 5 इज़ अ वैल्यू दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन योर वेरिएबल नेम नम। और अब अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और आगे हमें कहीं भी नम की यानी वेरिएबल नम की या एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जस्ट इन वेरिएबल्स को यूज़ करके उस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर एड्रेस को उठा के प्रोसेस करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल नेम हम कैसे असाइन करते हैं। बेसिकली हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, राइट। फर्स्ट रूल तो ये है कि हमेशा वेरिएबल का नाम वो रखें जो इसके मीनिंग को डिपिक्ट कर रहा हो, जिससे उसे देख के पता चले कि अच्छा ये वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा या डाटा को कैसे सेव कराएगा, राइट। ये को किस तरह के डाटा को सेव कराएगा। फॉर एग्जांपल आपको सामने कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स की एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, बट इन्हें डिस्कस करने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि हमारा जो वेरिएबल नेम है उसमें क्या-क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, देन डिस्कस करेंगे कि क्या हम काम नहीं कर सकते वेरिएबल नेम नाम रखते हुए, राइट। सबसे पहली बात कि अगर हमने वेरिएबल का नाम रखना है तो हमारे वेरिएबल्स के अंदर लेटर और नंबर हो सकते हैं, बट हमारा वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसा कि आपको इनवैलिड की एग्जांपल नज़र आ रही है 1 अंडरस्कोर डाटा, तो यहाँ पर बेशक नंबर यूज़ हुआ है बट दिस विल बी इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देन अंडरस्कोर रीडेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी अगर हमने कहीं पर बड़ा नाम रखना है जहाँ पर 2 बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो हम उनके दरमियान में स्पेस तो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ हमें स्पेस अलाउ नहीं है। तो रीडेबिलिटी के लिए हम दरमियान में अंडरस्कोर लगा देते हैं। कीप इन माइंड डैश और अंडरस्कोर में फ़र्क होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओल्ड डाटा जो आपका एक एग्ज़ाम्पल है, ये इनवैलिड है। अब ये क्यों इनवैलिड है? बिकॉज़ इसके दरमियान में ये डैश यूज़ हुई है, अंडरस्कोर यूज़ नहीं हुआ। अंडरस्कोर हमेशा जो वेरिएबल आपका या जो वर्ड होता है उसके बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, जो उसको डिपिक्ट करता है कि ये अंडरस्कोर है और ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलाउ होता है। इसके अलावा हमें स्पेसेस अलाउ नहीं होती, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। रिज़र्व वर्ड जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं रिज़र्व वर्ड, जिन्हें हमने अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं।
तो हम उन्हें अपने वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, यानी हम उन्हें अपने वेरिएबल्स के तौर पे या अपनी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ दे आर रिज़र्व फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि इफ़, एल्स, इफ़ और हमारे इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स, ब्रेक, कंटिन्यू वगैरह हो गए, जो हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट? प्लस एक और बात माइंड में रखनी है कि पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप 2 नाम रखते हो जिसमें एक में कैपिटल लेटर यूज़ करते हो और दूसरे में आप जो है वो लोअर केस लेटर यूज़ करते हो, तो वो 2 वेरिएबल अलग कंसिडर होंगे। जैसे नाम में अगर एन कैपिटल है और उसी को आगे जाके आप यूज़ कर देते हो एन-यू-एम ऑल लोअर केस, तो वो 2 डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होंगे और आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है? तो कभी भी आपके जो अपर केस है वो लोअर केस, यानी अपर केस यूसेज वाला वेरिएबल नेम लोअर केस यूसेज वाले में काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा, राइट? बाकी एग्जांपल आपके सामने हैं, पहले क्यों इनवैलिड है कि वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपकी स्पेसेस अलाउ नहीं है, फिर आपके पास अपॉस्ट्रोफी यूज़ हो रही है जो कि एक स्पेशल सिंबल है, दैट इज़ नॉट अलाउड, हाइफन यानी डैश यूज़ हो रही है, वो भी हमें अलाउ नहीं है, देन डॉलर का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये भी इनवैलिड है। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम एंड राइट द रीजंस, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आए तो आपने यही रूल माइंड में रख के एंड देन उसके ऊपर अप्लाई करके बताना है कि ये क्यों इनवैलिड है। आपको कुछ वैलिड की एग्जांपल नज़र आ रही हैं, अब जहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ हुआ तो ये वैलिड है। उसके बाद बेशक नंबर यूज़ हुआ है लेकिन रिज़ल्ट 1 में, लेकिन नंबर से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यानी नंबर जो है वो रिज़ल्ट के बाद आ रहा है, तो इट मीन्स इस तरह हमें अलाउ है, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये 1 स्टार्ट पे होता तो फिर ये इनवैलिड होता, राइट? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमें कौन-कौन से रूल माइंड में रखने हैं, और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राइट द रूल्स, तब तो आप सिंपल रूल्स लिख दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई, तो आपने इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके, अगर उन्होंने कहा है या नहीं कहा, आपने रीज़न लिखनी है कि व्हाई दे आर वैलिड एंड व्हाई दे आर इनवैलिड, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। अब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे वेरिएबल जिस सीक्वेंस में, या हमारी जो स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में लिखी होती हैं वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपने पहले लिखा है x इक्वल्स टू 5, फिर आपने लिखा y इक्वल्स टू 6 एंड देन आपने लिख दिया x इक्वल्स टू 6, तो इट मीन पहले x 5 होगा, तीसरी लाइन में जाके वो अपडेट होके दोबारा 6 हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और हमें उसे प्रॉपरली हैंडल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रही होती हैं लेकिन आपको आउटपुट नहीं दे रही होती। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें आपके पास बग या एरर होता है, राइट? अच्छा, बग आपके 2 तरह के होते हैं। बग बेसिकली एरर को कहते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है और एक लॉजिकल एरर होता है। सिंटैक्स एरर वो होता है जो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, और लॉजिकल एरर ऐसा होता है कि आपका कोड रन होता है बट वो गलत आउटपुट प्रोड्यूस करता है या आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी एक और शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड यहाँ कर दूँगी, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर, राइट? तो सिंटैक्स ये है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, और लॉजिकल ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो रॉन्ग आ रही है, राइट? एंड कीप इन माइंड कि एरर से घबराना नहीं है। अक्सर एरर आए तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कीप इन माइंड कि पाइथन बग्स आर एक्चुअली योर गाइडलाइंस, नॉट योर फेलियर्स। बेसिकली ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आप सीखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल एरर, के लॉजिकल एरर होते क्या हैं और हम इन्हें किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो लॉजिकल बग, जिस तरह की हमने बात की, सिंटेक्स तो ये है कि हमने रूल को फॉलो नहीं किया। रूल का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स सपोज आपने वेरिएबल नेम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 से नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और आपने नंबर से स्टार्ट कर दिया, तो वो आपको हाईलाइट करके बता देगा कि यहाँ एरर है। आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये एरर, ऑब्वियसली लाइन जो आपकी हाईलाइट होगी तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एरर क्या है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉजिकल एरर, तो इनको फाइंड करना मुश्किल होता है, और उसकी रीज़न ये है कि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करता, आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन होता है, बट जो आउटपुट है वो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही होती, राइट? यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है और मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी। कैन यू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर लॉजिकल बग या लॉजिकल एरर क्या हो सकता है, जहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर हमने 2 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है। सो यू हैव टू टेल मी इन 5 सेकंड्स। जी, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया होगा कि लॉजिकल बग क्या था। लॉजिकल बग अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, वो ये था कि हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं की थी।
जब हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं की थी तो हमारे पास जो 2 नंबर थे वो ऐड हो रहे थे देन डिवाइड हो रहे थे। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। ऑपरेटर बेसिकली आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब अपने वेरिएबल्स सॉरी ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इनकी एक प्रेसिडेंस होती है कि जिस तरह मैथ्स में आपका डिमैश रूल होता है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर भी डिवाइड पहले होता है, प्लस बाद में होता है। अब अगर आप एक फार्मूला लिखते हैं और आप उसके अंदर डिवाइड है और प्लस है। अब आपने प्लस पहले करना है और फिर उसको डिवाइड करना है, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं डाली, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि अब आपने यहाँ ब्रैकेट डालनी थी। वो प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन आपको आउटपुट गलत प्रोड्यूस करके देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले num2 को 2 से डिवाइड कर लेगा और फिर जो आंसर होगा उसको num1 के अंदर ऐड कर देगा, और जो एवरेज का आंसर होगा वो गलत आएगा, राइट? तो इट मीन्स कि ये लॉजिकल एरर था जो कि प्रोग्रामर ने खुद एरर बेसिकली किया, इवन के बाय मिस्टेक किया, बट द एरर वाज देयर। सो पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए थी ताकि पहले वो सम करें, देन डिवाइड करें, एंड देन जो आंसर होगा वो आपका एवरेज का आंसर होगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट करा दें, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ एक और एग्जांपल हमें नज़र आ रही है जिसके अंदर लॉजिकल बग है, या लॉजिकल एरर भी आप इसे कह सकते हैं। अब ये लॉजिकल एरर जो है या लॉजिकल बग जो है वो हम पहले समझते हैं एंड देन हम उसका एक ड्राई रनिंग करेंगे। अब ड्राई रनिंग क्या है उसको भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो हमें अपनी आउटपुट के एरर फाइंड करने में हेल्प करती है। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर लॉजिकल बग क्या है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है, सेकंड लाइन में y 3 है, थर्ड लाइन में टेम्प के अंदर हमने 0 स्टोर किया, फोर्थ लाइन में हमने प्रिंट किया, फिफ्थ में भी हमने सिंपल वैल्यू प्रिंट कर दी। देन हमने टेम्प का एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने x की वैल्यू स्टोर की, फिर हमने टेम्प की वैल्यू जो x से उठाई थी वही उठा के y के अंदर डाल दी, और फिर जो y के अंदर डाली वही उठा के x के अंदर डाल दी, राइट? अब यहीं इसी स्टेज पे हमारे पास जो है वो एक लॉजिकल बग आ गया। ऑल्दो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, बट जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये आउटपुट गलत प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी x की वैल्यू टेम्प के अंदर गई, फिर वही टेम्प की वैल्यू y के अंदर कॉपी हो गई, और फिर वही y x के अंदर दोबारा कॉपी हो गया, तो इसका मतलब x और y तो सेम हो गया। ऑल्दो ये प्रोग्राम किस लिए था कि हमने x की वैल्यू को उठा के y के अंदर डालना था और y की वैल्यू को उठा के x के अंदर स्वैप करना था ताकि ये दोनों वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएं, राइट? तो अब ये प्रोग्राम आउटपुट सही प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट आपके पास सिंटेक्स एरर इसके अंदर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हम इस लॉजिकल बग को ड्राई रनिंग के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई रनिंग बेसिकली आपकी क्या होती है, जब हम अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हर लाइन के अंदर क्या हो रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो कोड था वो फर्स्ट लाइन के अंदर x इक्वल्स टू 5 था। इसका मतलब है यहाँ पर हमने x का एक वेरिएबल लिया और उसकी मेमोरी हमने ऑक्यूपाई की, और उस मेमोरी के अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी 5। वेरी मेमोरी का नाम हमने x रखा, वैल्यू 5 स्टोर कर दी। y और टेम्प फ़िलहाल के लिए अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है क्योंकि हमने पहले बात की थी कि इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब x के अंदर वैल्यू 5 स्टोर हुई तो बाकी कुछ भी हमारे पास जो है वो चेंज नहीं आया, x सिर्फ इनिशियलाइज़ हो गया। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, एंड कीप इन माइंड कि इनिशियलाइजेशन के अंदर हमेशा इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी सिंगल इक्वल्स टू यूज़ होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। यानी जो भी इसकी वैल्यू राइट साइड पे लिखी होती है ये उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर आंसर को स्टोर करा देते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन की। ओके, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास अगली लाइन में क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड लाइन के अंदर y इक्वल्स टू 3 इनिशियलाइज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर x के अंदर तो पहले 5 स्टोर हो चुका है, अब हमने y के अंदर भी वैल्यू 3 स्टोर कर दी। लाइन नंबर 3 के अंदर हमारे पास टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी अभी x के अंदर 5 है, y के अंदर 3 है और टेम्प के अंदर हमारे जो आंसर है वो 0 है। फोर्थ लाइन के ऊपर हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यानी हमने सीधा लिखा वैल्यू ऑफ एक्स जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वाला जो एक्स था वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर था तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज़ 5। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था एंड वैल्यू एंड बाय
तो वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, एंड देन y जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि हम पिछले स्टेप से देख सकते हैं, दैट इज़ 3, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट एक स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x 5 एंड y 3। इससे पहले तक सब कुछ सिर्फ प्रोसेस हो रहा था क्योंकि वो स्टेटमेंट रन हो रही थी कंप्यूटर के बैक एंड पे, बट हमें आउटपुट या स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, राइट। अब बात करते हैं लाइन नंबर 5 में। यहाँ भी एक प्रिंट की स्टेटमेंट है और हमें पता है कि प्रिंट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर लेट्स स्वैप द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो 6 के अंदर हमारे पास जो है वो टेम्प इक्वल्स टू एक्स है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि एक्स की मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठा के टेम्प के अंदर कॉपी कर रहे हैं, राइट। एक्स के अंदर 5 था तो यहाँ से एक्स के अंदर से 5 जो है वो कॉपी होगा और उस मेमोरी लोकेशन पे जाके कॉपी हो जाएगा जो कि टेम्प बेसिकली जिसे डिपिक्ट कर रहे हैं या जिसे हमें रेफर कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है स्टेप पे एक्स के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, वो 5 है, लेकिन वही एक्स की वैल्यू कॉपी होके 5 के टेम्प के अंदर भी चली गई, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई 5। लाइन नंबर 7 में हमने देखा कि हमने y इक्वल्स टू टेम्प कर दिया, यानी हमने y की मेमोरी पे जो डाटा स्टोर था उसको रेज किया और उसकी जगह टेम्प स्टोर कर दिया, जबकि टेम्प हमने लास्ट स्टेप में क्या किया था 5। तो इसका मतलब है इस वक्त इन तीनों के अंदर 5 हो जाएगा, y के अंदर भी 5 कॉपी हो गया, x के अंदर ऑलरेडी 5 था और टेम्प के अंदर भी आपका 5 हो गया। मूविंग टूवर्ड 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने y की वैल्यू कॉपी करके x के अंदर डाली, अब y के अंदर तो ऑलरेडी 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी x के अंदर भी 5 चला गया, जो ऑलरेडी 5 था अगेन रिप्लेस होके 5। सो इट मीन्स x और y दोनों 5 हो गए, ऑल्दो हमारा काम क्या था कि हमें दोनों वैल्यू को स्वैप करना था, राइट। अब यहाँ पर ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गलत हो गया। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे गलत हुआ कि हमें 8 वाली लाइन पहले करनी चाहिए थी और 7 वाली लाइन बाद में एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी, ताकि हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर्ली कॉपी हो सके। इससे क्या होता कि आपकी x की वैल्यू की कॉपी टेम्प में क्रिएट हो चुकी होती, y की वैल्यू जब कॉपी होके x के अंदर जाती तो हमारे पास टेम्प ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता और वो जो टेम्प है वो उठा के हम किधर डाल देते हैं अपने y के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो सीक्वेंस रॉन्ग हो गया और हमारे डाटा की एग्जीक्यूशन में एरर आ गया। अब 9 में जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास x भी 5 आ गया और y भी 5 आ गया, राइट। ओके स्टूडेंट, तो इसको एक दफ़ा फिर रीकैप कर लेते हैं कि हमने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया और जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें पता चला कि हमारा जो लाइन नंबर 7 है वहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। जहाँ पर हमने कहा कि हमारे टैम्प की वैल्यू कॉपी हो रही है y के अंदर, ऑल दो हमें करना क्या चाहिए था कि हमने टैम्प के अंदर x की कॉपी क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू जो हमने जो भी y की वैल्यू होती उसको उठा के हमें x में मूव कर देना चाहिए था, क्योंकि x की कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल थी और बाद में जो टेम्प की वैल्यू होती है वो हम उठा के y के अंदर डाल देते हैं। यानी बेसिकली 7 लाइन जो है वो 8 पे आनी चाहिए थी और 8 वाली लाइन 7 पे आनी चाहिए थी, तो ये हमारा एरर ना आता, राइट। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी। यही आपके प्रोग्राम में एक्टिविटी दी हुई है कि आपने नंबर्स को स्वैप करना है, बट आप एक थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको थर्ड वेरिएबल यूज़ किए बगैर जो है वो अपना नंबर को दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। तो इसका आसान सा हल ये है कि हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन से हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होते हैं। हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लस और माइनस यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले अपने ए और बी का सम निकाल लेते हैं, यानी 10 और 20 का। जो आंसर आएगा उसको ए के अंदर स्टोर करा देते हैं, यानी बेसिकली ए और बी 10 प्लस 20 आंसर विल बी 30, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा 30, यानी इस वक्त ए के अंदर से 10 रेज हो चुका होगा और ए के अंदर आपका आंसर स्टोर होगा 30। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, अपनी जो करंट वैल्यू होगी ए की, जो कि सम को डिपिक्ट कर रही होगी, उसमें से अपनी बी की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो देखें जो सम है, अगर मैं सम में से बी की वैल्यू माइनस करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली ए का होगा और वो ए का आंसर मुझे स्टोर एक्चुअली करके स्वैप कहाँ करना है, बी में, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो सम का आंसर है उसमें से बी को माइनस करेंगे। अब सम का आंसर किसके अंदर स्टोर था, ए के अंदर। 30 माइनस 20 करूंगी, आंसर क्या आएगा 10। दैट 10 विल एक्चुअली बी स्टोर्ड इन बी, यानी बेसिकली वो 10 ए की वैल्यू थी और बी के अंदर स्टोर हो गई। तो इसका मतलब है एक नंबर स्वैप हो गया, यानी 10 जो है वो हमारा स्वैप होके बी के अंदर चला गया। अब हमें करना क्या है, हमें जो 20 बी का आंसर है उसको हमें ए के अंदर स्टोर करना है और वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा कि जो हमारा आंसर अभी आया है ए का 10,
वो हम अपने सम में से माइनस कर दें। यानी सम हमारा 30 है, अगर 30 में से हम 10 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो किसको डिपिक्ट करेगी? बी को। और वो बी की वैल्यू स्टोर किधर करनी है? ए के अंदर। तो इट मीन्स कि हम जब बी ए इक्वल्स टू ए माइनस बी करेंगे तो ए यहाँ पर जो इक्वल्स टू की राइट साइड पे है ए, वो बेसिकली सम को डिपिक्ट कर रहे, वो क्या हो जाएगा? 30 में से हम माइनस करेंगे बी को, जो कि बेसिकली ए की वैल्यू होगी 30 माइनस 10 20, और वो 20 किधर स्टोर हो जाएगा? ए के अंदर। सो इट मीन्स कि हमारी वैल्यू स्वैप हो गई, जो ए की थी वो बी के अंदर चली गई, जो बी है वो ए के अंदर चला गया। तो जब हम आउटपुट करेंगे तो हमें ए इक्वल्स टू नज़र आएगा 20 और बी इक्वल्स टू नज़र आएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं पाइथन के डाटा टाइप्स की, क्योंकि डाटा टाइप्स भी हमें पता होनी चाहिए कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं जिसका हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी है जिसमें वो आपसे डाटा टाइप ही पूछ रहे हैं कि अगर टाइप ऑफ लिख के ब्रैकेट में इंट या फ्लोट या ये डाटा टाइप या वैल्यू लिखी जाए तो वो आपको आंसर में क्या रिटर्न करेगी, राइट? वो फंक्शन तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स होती क्या हैं बेसिकली डाटा टाइप आपकी कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि आप किसी वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं, या उस वेरिएबल की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी और हम उस पे क्या-क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और हम उसे किस-किस तरीके से मैनिपुलेट करा सकते हैं या प्रोसेस करा सकते हैं, राइट? सो अगर बेसिक डाटा टाइप की बात करें तो वो हमारे पास 4 आती हैं, जो कि इंट, फ्लोट्स, स्ट्रिंग और बूलियन आती है, राइट? बेसिकली इंट आपका क्या स्टोर करता है? इंटीजर नंबर्स। फ्लोट आपका क्या स्टोर करता है? आपका बेसिकली जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं। एसटीआर बेसिकली स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को, यानी जब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स कंबाइन करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग बनती है, जैसे हमारे नेम हो गए। और इसके अलावा जो हमारे स्पेसिफिक बेसिकली सेंटेंसेस होते हैं, अ काइंड ऑफ, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, और इसके लिए हम एसटीआर का यूज़ करते हैं। यानी अगर आप टाइप ऑफ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस नाम अपना या कंप्यूटर साइंस, तो आपको इन रिटर्न जो है वो मिलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? टाइप ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि डाटा की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बूल जो है वो आपका बूलियन के लिए होता है, और बूलियन का मतलब होता है दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। सो जैसा कि इज़ पास्ट इक्वल्स टू ट्रू हमने लिख दिया, तो जो आपका इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा इज़ पास्ट जो है वो या ट्रू है या फिर फॉल्स हो सकता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रोसेस करा सकते हैं। ये तो हमारी कुछ बेसिक्स डाटा टाइप हैं। फिर हमारे पास डाटा टाइप आती हैं कलेक्शन डाटा टाइप। इनको कलेक्शन डाटा टाइप इस वजह से भी कहा जाता है बिकॉज़ ये डाटा को कलेक्टिवली स्टोर करती हैं और देन उसको मैनिपुलेट और प्रोसेस कराने में हमें हेल्प करती है। बेसिकली लिस्ट और टपल दोनों सेम ही होते हैं। द मेन डिफरेंस इज़ कि लिस्ट जो है वो आपकी म्यूटेबल होती है, यानी हम उसे चेंज कर सकते हैं, और टपल को चेंज नहीं कर सकते। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल का, एक तो इनका सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द पर्पस एंड द मेन डिफरेंस इज कि लिस्ट जो है वो आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उस पर डिफरेंट फंक्शन के थ्रू उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। लेकिन अगर हम टपल की बात करें तो टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लिस्ट को जब हम बनाते हैं तो हम पहले जिस तरह हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, इसी तरह लिस्ट को भी हम बेसिकली एक नाम देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, और जो वैल्यू स्टोर करनी होती है वो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एप्पल, बनाना और मैंगो 3 स्ट्रिंग्स हैं, और ये हमने क्या की हैं, अपनी एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दी हैं। अब ये क्या है? ये म्यूटेबल हैं, यानी हम डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करके, जो कि हमें अलाउ हैं लिस्ट के, हम उनको यूज़ करके इनके अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टपल, तो टपल के लिए हम जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो ये स्मॉल पैरेंथेसिस होती हैं, और दीज पैरेंथेसिस एक्चुअली डिपिक्ट द इनिशियलाइजेशन ऑफ टपल, और ये टपल जो है वो हम बेसिकली इम्यूटेबल होती हैं और हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये फिक्स्ड हो जाती हैं, जैसे आपने डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर दी, फिर आपको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं ला सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा रीकैप ले लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा। हमने पहले बात की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमने बात की कि उनके रूल्स क्या हैं, क्या नाम हम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं,
फिर हमने बात की कि इंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की कि अगर आप एक इंस्ट्रक्शंस को भी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो आपका कोई लॉजिकल एरर हो सकता है, और फिर अगर आपके कोड की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो फिर लॉजिकल एरर फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है, राइट। फिर हमने बात की कि लॉजिकल एरर बेसिकली होता क्या है, और अगर लॉजिकल एरर आ जाए तो कैसे हम ड्राई रनिंग को यूज़ करके बेसिकली अपने एरर को फाइंड कर सकते हैं। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द डाटा टाइप्स इन पाइथन। और ये बात भी माइंड में रखिएगा कि डाटा टाइप्स आपके पेपर में आपसे इस तरह से पूछी जा सकती हैं कि जैसा कि आप टाइप बता दें कि कौन सी डाटा टाइप की टाइप क्या है, यानी बेसिकली वो किस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस आपको हर एक का पर्पस पता हो कि हम यूज़ क्यों करते हैं, और हर एक की एग्जांपल आपको पता हो कि कौन सी डाटा टाइप के अंदर हम बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, राइट। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and if you like this video, do like and subscribe and comment also, so that I can create more such videos for you. Thank you for watching.